जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अजीज अध्ययन पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाले लघु उत्तरीय प्रश्न चैप्टर नंबर 2 से, यानी कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म से। इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कई बार पूछे गए हैं, तो उन्हीं टॉप के क्वेश्चन को आज समझने वाले हैं। क्योंकि हम इसी चैप्टर को अभी हम क्लियर कर रहे हैं, तो अगर आप लोगों को कोई ऐसा सवाल लगे, पॉइंट लगे जो हम छूट गया है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करिएगा, उनको सब्सक्राइब करवाइएगा, ताकि हम इस चैनल पे आप लोगों के लिए डिटेल में हर एक टॉपिक से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस लेके आते रहे, ताकि आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। देखिए, पहला सवाल देखिए, साझेदारों की के पूंजी खाता और चालू खाता में क्या अंतर है, इसको समझाने के लिए कहा गया। पहला सवाल है। उत्तर देखिए पूंजी खाता और चालू खाता, इसको तो हम पिछले वीडियोस में समझ चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा भाषा में शॉर्ट में आप समझा देते हैं। देखिए, साझेदारों की पूंजी खाता मतलब साझेदार बिजनेस को जब स्टार्ट करते हैं तो वो पूंजी लेके आते हैं। मान लीजिए कि दो साझेदारों ने स्टार्ट किया, एक 1,00,000 रुपये लेके आया, एक 80,000 रुपये लेके आया, तो उनका क्या है, पूंजी है, तो उसको पूंजी खाते में लिखेंगे। और चालू खाता में क्या लिखेंगे, अब फर्म से जो भी लाभ होता है उसको जो पार्टनर्स निकालते हैं, आहरण हो गया या फिर पूंजी पर ब्याज हो गया या फिर वो वेतन लेते हैं, तो वो सभी चालू खाते में आएगा। जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, मतलब हर महीने 2 महीने में ये लेते रहते हैं, उसको चालू खाता में लिखेंगे। पूंजी खाता में जो लॉन्ग टाइम के होते हैं, जिसमें कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया जाता लंबे समय तक, उसको पूंजी खाता कहा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उत्तर देखिए, साझेदारों का पूंजी खाता अस्थायी होता है, मतलब कि फिक्स्ड होता है, जिसमें केवल उनके द्वारा फर्म में लगाई गई राशि दर्ज की जाती है, जबकि चालू खाता में फर्म द्वारा साझेदार को दिए गए वेतन, ब्याज, कमीशन आदि को फर्म के लाभ या फिर हानि को भी दिखाया जाता है। मतलब कि चालू खाता में आपका शॉर्ट टाइम में जितने भी ट्रांजैक्शन हो सकते हैं उन सभी को फर्म और पार्टनर के बीच में किया जाता है, उसको चालू खाता में किया जाता है। पूंजी खाता में सिर्फ जब पार्टनर बिजनेस को स्टार्ट करते समय अपना पूंजी लगाता है, उसी को ही ले करके रखा जाता है। अगले सवाल में हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखिए, प्रश्न नंबर 2 है आपका, साझेदारी की कोई 4 विशेषता लिखिए। देखिए, साझेदारी की विशेषताएं बहुत सारी हैं, लेकिन 4 पूछा है तो हमें 4 ही लिखना है। सबसे पहला देखिए, इसमें कम से कम 2 व्यक्ति की आवश्यकता होती है। पार्टनरशिप में आपको कम से कम 2 व्यक्ति की आवश्यकता होगी। दूसरा है, इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। पार्टनरशिप का उद्देश्य, अगर पार्टनरशिप में आप लोग आते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होगा, लाभ कमाना ही ना होगा। बिना लाभ के उद्देश्य के आप लोग पार्टनरशिप नहीं करिएगा ना, कोई भी नहीं करेगा। तो उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। इसमें व्यवसाय का संचालन साझेदार मिल करके करते हैं। जितने भी पार्टनर्स होते हैं फर्म में, वो सभी मिल करके व्यवसाय का संचालन करते हैं, या फिर वो सभी मिल करके डिसाइड करते हैं कि भाई ये इंसान जो है बढ़िया कर सकता है, तो उसके द्वारा संचालन करवाता है। अगला है, इसमें साझेदारों के बीच समझौता होता है। बिना समझौते के तो साझेदारी होगी ही नहीं। तो इसकी एक विशेषता है कि सभी साझेदारों के बीच में समझौता होता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, साझेदारी संलेख कहते हैं। अगले सवाल में हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे देखिए, साझेदारी संलेख के तत्वों को लिखिए। अभी मैंने आप लोगों को बताया साझेदारी संलेख के बारे में, पार्टनरशिप डीड, तो इसके कौन कौन से तत्व होते हैं, मतलब कि साझेदारी संलेख में कौन कौन सी चीज़ें लिखी जाती है जब बनाई जाती है, उसके बारे में पूछा गया। तत्व के बारे में, तत्व है मतलब थोड़ा उटपटांग वर्ड है, इसका मतलब आप लोग कन्फ्यूज नहीं हो जाइए एग्जाम में। उत्तर देखिए, साझेदारी संलेख में ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि साझेदारी संलेख में निम्नलिखित तत्व लिखे जाते हैं। ये मेरे से छूट गया है तो आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए, पहला है साझेदारों का नाम, वेतन, पूंजी का वितरण, मतलब कि साझेदारों का नाम, उनका पता पूरा लिखा जाता है। वो कितने पूंजी लेकर के बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं या फिर बिज़नेस में आ रहे हैं, उसको भी लिखा जाता है। लाभ हानि को बांटने का अनुपात, मतलब कि जितने भी साझेदार हैं वो प्रॉफिट को या फिर लॉस को किस तरीके से बांटेंगे, उसको भी लिखा जाता है। ब्याज, वेतन, कमीशन आदि की शर्तों को भी लिखा जाता है। क्या किसी पार्टनर ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको, उस पर ब्याज दिया जाएगा, क्या किसी पार्टनर को सैलरी दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा, वो सभी चीज़ें भी लिखी जाती है। और पॉइंट नंबर 4 ये है इसकी कि नए साझेदार के प्रवेश, पुराने साझेदार की निकास की प्रक्रिया भी लिखी होती है। कोई साझेदार नया आएगा तो उसको कैसे लिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा, उसकी सारी शर्तें लिखी हुई होती है। किसी साझेदार को अगर बाहर जाना है तो उसको निकाला कैसे जाएगा, तो उसकी भी शर्तें लिखी हुई होती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, लाभ हानि विनियोजन खाता क्यों बनाया जाता है। विनियोजन खाता क्यों बनाया जाता है।
तो लाभ हानि विनियोजन खाता, देखिए उत्तर देखिए, लाभ हानि विनियोजन खाता साझेदारों के बीच शुद्ध लाभ या हानि को वितरित करने के लिए तैयार किया जाता है। इसमें पूंजी, ब्याज पूंजी पर या फिर वेतन, बोनस आदि को समायोजित किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पूंजी पर ब्याज, वेतन, बोनस आदि सभी को समायोजित किया जाता है, सभी को जोड़ करके इसको रखा जाता है। तो बेसिकली इसमें क्या है, लाभ हानि विनियोजन खाता, विनियोजन मतलब क्या, बांटना। तो साझेदारों में जब लाभ या हानि को बांटना होता है तब हम लाभ हानि विनियोजन खाता का निर्माण करते हैं। अगले सवाल में बढ़ते हैं, सॉरी इसी सवाल में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए लाभ हानि खाता का जो विनियोजन खाता का जो प्रारूप होता है वो इस तरीके से होता है। सबसे पहले तो आपका पर्टिकुलर्स यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका लाभ हानि जो भी संस्था ने साल में लाभ किया है उसका यहाँ पे लिखा जाता है। उसके बाद कितने साझेदार हैं उनका लिखा जाता है, साझेदारों को अगर पूंजी का ब्याज दिया जाएगा उसको लिखा जाएगा, सामान्य रिजर्व लिखा जाएगा, जो भी ये सारी चीज़ें लिख ली जाएंगी और फिर सभी साझेदारों में उस हिसाब से बांट दिया जाएगा जो भी प्रॉफिट है उसको। अगले थोड़ा सा डिटेल में इसको और समझ लेते हैं। देखिए महत्वपूर्ण बातें इस प्रारूप में से आपको समझने के लिए है, उसको समझ लीजिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि यह खाता जो है केवल साझेदारी फर्म के लिए बनाया जाता है। यह खाता किसी दूसरे के लिए आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि किसी दूसरे में है आपको प्रॉफिट या फिर लॉस बांटना ही तो नहीं पड़ेगा, साझेदारी में ही बांटना है, तो इसीलिए साझेदारी फर्म के लिए बनाया जाता है। इसमें शुद्ध लाभ का विभाजन दिखाया जाता है, मतलब कि शुद्ध लाभ जो नेट प्रॉफिट है उसका विभाजन दिखाया जाता है। पहले साझेदारों को वेतन, भत्ता, ब्याज आदि दिए जाते हैं। वेतन, भत्ता आदि, ब्याज सबसे पहले दिया जाता है, उसके बाद सब कुछ किया जाता है, प्रॉफिट और लॉस को बांटा जाता है। फिर जो लाभ बचता है उसे साझेदारों के बीच में लाभांश के रूप में बांटा जाता है। मैंने बताया यदि साझेदारों के बीच कोई साझेदारी संलेख यानी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नियम के अनुसार लाभ बराबर में बटेगा, नहीं होगा तो भाई बराबर में ही बटेगा, ये तो आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं की ओर बढ़ते हैं। देखिए अस्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी से आप क्या समझते हैं। देखिए ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अस्थायी पूंजी या परिवर्तनशील पूंजी, इसको आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि ये सवाल आपका पीछा छोड़ने वाला है नहीं। आप कॉमर्स फील्ड में हैं तो आपको क्लास 11 से लेकर के आप ग्रेजुएशन आगे एमकॉम जो भी करेंगे हर जगह आपको अस्थायी पूंजी, परिवर्तनशील पूंजी रहने वाला है। तो डिटेल में समझिए। देखिए अस्थायी पूंजी ये होता है फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड कैपिटल, और परिवर्तनशील पूंजी मतलब कि जो बदलते रहता है। अस्थायी पूंजी मतलब यहाँ पर देखिए अस्थायी पूंजी वह होती है जो फर्म में पूरे व्यवसायिक काल तक स्थिर रहती है, बदलती नहीं है और इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं किया जाता है। लेकिन परिवर्तनशील पूंजी जो होती है वह होती है जिसमें साझेदारों का वेतन, ब्याज, लाभ आदि के कारण समय समय पर ये परिवर्तन होते रहता है या बदलते रहता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 5 शायद मैंने लिखा नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 6 में और बढ़ते हैं। देखिए साझेदारी अधिनियम के 4 ऐसे नियम लिखिए जो साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में लागू होते हैं। मतलब कि अगर साझेदारी संलेख यानी कि पार्टनर्स के बीच में जो डीड होती है वो बनाई नहीं गई हो तो उसके साझेदारी अधिनियम के 4 नियम कौन से होंगे जो साझेदारों को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए आंसर है यदि साझेदारी फर्म के पास कोई लिखित संलेख नहीं है तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत निम्नलिखित नियम लागू माने जाएंगे। सबसे पहला क्या, लाभ का वितरण समान रूप से होगा। यदि साझेदारों के बीच में लाभ बांटने का कोई निश्चित अनुपात तय नहीं है तो सभी साझेदारों के बीच में बराबर में बांटा जाएगा। दूसरा यह है कि पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। साझेदारों को उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा जब तक कि साझेदारी संलेख में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ ना हो। बट साझेदारी संलेख ही नहीं है तो फिर क्या ही लिखा होगा। अगला है कोई वेतन या फिर पारिश्रमिक नहीं मिलेगा। यदि कोई साझेदार फर्म के कामकाज को देखता है तब भी उसको कोई वेतन नहीं मिलेगा जब तक कि साझेदारी संलेख में ना लिखा हो। अगला है नुकसान की जिम्मेदारी भी समान होगी। मतलब कि यदि फर्म को हानि होती है तो उससे सभी साझेदार समान रूप से लाभ हानि अनुपात में वहन करेंगे, अपने चुकाएंगे उस हानि को। तो आई होप कि इस सवाल को भी आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ डिटेल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा।